हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे सामने एनसीईआरटी है। पॉइंट जो आर्टिकल है 1.3 है और टॉपिक का नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बाय द वे ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो ये जो थ्योरम है ना, ये प्राइम फैक्टर से रिलेटेड है। आपने क्लास 7, 8 और 9th में अच्छे से इस पॉइंट को स्टडी किया है। कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन ये अल्टीमेटली एक थ्योरम ही है जो हमने सीखी है, बट इस थ्योरम का नाम हमें पता नहीं था कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। देखो, हम पहले कुछ प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। अब हम प्राइम फैक्टर्स क्यों कहते हैं, हम फैक्टर्स क्यों नहीं कहते, तो हम एक बार अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। देखो, मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 10। अब 10 को हम फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी ऐसे दो नंबर जिनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाए, तो हम लिखेंगे इसको 2 into 5। अब ये जो 2 into 5 लिखा ना, इसको हम फिर से कोशिश करेंगे कि ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक करने की, क्या 2 और 5 को ब्रेक किया जा सकता है? नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं कर सकते हम, क्योंकि 2 और 5 तो प्राइम नंबर आ गए। इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। अब इसको 5 into 2 भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों सेम है, यानी कि इसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। तो बस यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में लिखा है। आगे हम देखेंगे स्टेटमेंट में यही बात लिखी है कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, चलो कुछ और नंबर लेते हैं हम। जैसे मान लो हमने 24 लिया, तो 24 को हम क्या लिखेंगे, 3 into 8 लिखेंगे। ठीक है, अब 3 into 8, अब हम ये देखते हैं कि क्या 3 और 8 के फैक्टर्स पॉसिबल हैं। देखो, 3 के फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, बट 8 के फैक्टर्स पॉसिबल हैं क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। तो अब हम 8 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 into 2 into 2। अब यहां इस स्टेप में हम देखते हैं कि 3 और ये जो भी कुछ हमारे सामने, क्या हम इनके फैक्टर्स कर सकते हैं, फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो आप देख सकते हो 3 और यहाँ पे 2 आ रहा है 3 टाइम्स। अब ये सारे प्राइम नंबर से इनके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना आपको 3 into 8, ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। मेरी बात आप अच्छे से सुनो, गौर से सुनो कि 3 into 8 जो हमने लिखा, यानी 24 इक्वल्स 3 into 8, ये ओनली फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 8 एक कंपोजिट नंबर है। तो इस कंपोजिट नंबर को हम फिर से ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे 2 into 2 into 2। तो ये वाला जो फैक्टर हमारे पास आ जाए 3, 2, 2 and 2, इनका जो प्रोडक्ट है ये सब कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है। और इसको हम फाइनली देखो ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2 क्यूब। तो ये जो भी कुछ हमारे पास आया ना, ये लास्ट में जो रिजल्ट आया, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बस यही फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की। अब इसको मैं इस तरह से अगर लिखूं 2 क्यूब into 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको पता है ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी 24 ही रहने वाली है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी एनसीईआरटी पे फिर से, है ना। अब देखो यही बात इसमें कही है कि 7 into 11 into 23, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा नंबर आता है। तो अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, नेक्स्ट कोई नंबर, चलो यहां ये ले लेते हैं 2 क्यूब into 3 into 7 क्यूब। अगर इन सबको हम एक्सपेंड करें, जैसे 2 क्यूब का मतलब 8 होगा, 3 होगा, 7 क्यूब को हम एक्सपेंड करेंगे, तो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद में 8232 मिलेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट बता रखे हैं इसने। अच्छा, इसके ऊपर चलो ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, आई होप आप खुद से पढ़ लोगे और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आएगा। अब चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं, काफी अच्छा एग्जांपल है, आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर होने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज द फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री आपने क्लास 5 और 6 में भी पढ़ा, आई होप विथ विच यू आर ऑल फेमिलियर। लेट अस टेक सम लार्जर नंबर। एक बहुत बड़ा नंबर लिया हमने 32,760। देखो इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स कहां से स्टार्ट करें, अब आप देख सकते हो ये इवन नंबर है, तो 2 से कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है ना, आप 5 से भी कर सकते हो क्योंकि 0 है तो 5 से डिवाइड होगा, 10 से भी कर सकते हो, बट 10 के फैक्टर फिर से करने होंगे हमें, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ 16,380, फिर से इवन नंबर, तो 2 से हमें फैक्टर 2 से डिवाइड किया तो मिला 8,190। इस तरह से बच्चों इसके फैक्टर्स करते करते हम लास्ट में कहां पे आ गए, 91 के लास्ट में फैक्टर किए 7 और 13, क्योंकि 13 7 से 91 होता है। अब आप देखो ये 7 जो है ना, ये देखो स्क्रीन पे आप देख रहे हो 7 और 13, ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है बॉक्स के अंदर 7 और 13, ये फाइनली प्राइम नंबर्स हमारे, इनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब फैक्टर करते 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 फाइनली हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए प्राइम फैक्टराइजेशन तक। इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स मिलते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो अब इस नंबर को हम कैसे लिखे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो एक तरह से ट्री बन गया, और ये ट्री के जितने भी हमें एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखो ये यहाँ पे हो गया 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर 3, फिर एक और 3, और ऐसे करते करते हम जितने भी नंबर्स हमारे ट्री के जो ये एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना,
इनको हम सब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये लिखा है 32760 एज 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2 3 टाइम्स आ रहा है, हमने कह दिया कि 2 क्यूब, और 3 2 टाइम्स आ रहा है, हमने कह दिया 3 स्क्वायर, देन 5 7 और 13। इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है, यहां पे स्टेटमेंट क्या है, मैं थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट यहां पे बता दे रहा हूं आपको, बाकी चीजें आप इजीली पढ़ लोगे। देखो ये रहा थ्योरम 1.2, ये कह रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, साथ साथ में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आई होप आपको विजिबल होगा, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब कि सारे जो भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में, यानी कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। और जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, मतलब दूसरा कोई ऐसा फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप प्राइम फैक्टर्स को किस ऑर्डर में लिख रहे हो। चलो हम फिर से अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। देखो अभी मैंने कहा कि अगर मैं मैं कोई नंबर सोचता हूं, जैसे हम ये ले सकते हैं 42। अगर हमने 42 लिया तो हम कहेंगे 2 into 21। अब 21 को हमने फैक्टर किया तो 3 into 7। अब यहां पर आप देख सकते हो 2 into 3 into 7 हमारे पास मिला, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, क्योंकि आगे हम कर ही नहीं सकते, फर्दर जो फैक्टराइजेशन है पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 into 2 into 7, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 7 into 3 into 2, तो देखो बच्चों ये तीनों जो है ना, ये तीनों फैक्टर्स जो मैंने लिखे हैं इस तरह से, ये तीनों एक ही बात है, मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी में इस तरह से उसमें लिखा है कि जो ऑर्डर होता है प्राइम फैक्टर्स का उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो एक स्टेटमेंट लिखा है ना, देखो ये डेफिनेशन में कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर यानी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तीनों का एक ही मतलब है। फिर भी लिखने के लिए अगर हम चाहते हैं कि आंसर हमारा बहुत ही प्रॉपर वे में दिखे, है ना, अच्छा लगे दिखने में, तो हम पहले 2 को, फिर 3 को, 5 को, इस तरह से इंक्रीजिंग नंबर्स के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ एक ही बात है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो कि हमने प्राइम फैक्टर्स को किस ऑर्डर में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा आपको। चलो हम फिर से एनसीईआरटी पे आते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने होंगे। ये कार्ल फ्रेडरिच गाउस है, इनके बारे में कुछ थोड़ा सा गिवन है। ओके, ये भी सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब पढ़ लेना आपको। अच्छा, एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंसीडर नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी नेचुरल इफ देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या मतलब है? देखो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि अभी हमने एक नंबर लिया 4 पावर n, ठीक है ना, ये हमारा एक नंबर है। अब हमें चेक करना है कि n की किसी वैल्यू के लिए क्या गिवन है, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो n कोई नेचुरल नंबर होगा। अब क्या कोई ऐसा n पॉसिबल है, यानी n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 4 पावर n 0 पे एंड होता हो? अब देखो 0 पे एंड होता हो तो हम n की कुछ वैल्यू लेके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर नहीं लेना, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं कहूं 4 पावर 1 तो क्या होगा 4। अगर यहां पर मैं लिखूं 4 पावर 2 तो क्या होगा 16। अगर n की वैल्यू 3 ली जाए तो कितना होगा 64। अच्छा, अगर n की वैल्यू 4 ली जाए तो कितना होगा 256। इस तरह से n की अलग अलग वैल्यू ली हमने, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे हमें 6 मिला, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला। तो यानी कि 4 की कोई भी एक्सपोनेंट लेके आप उसको एक्सपेंड करोगे तो यूनिट डिजिट पे आपको 4 6 4 6 4 6 मिलता रहेगा, 0 कभी नहीं आएगा। चलो ये तो एक जनरल कंसेप्ट हुआ, इसका मतलब 0 तो आएगा ही नहीं। 4 की पावर n आप जब लेते हो n की कोई भी वैल्यू के लिए, तो 4 की पावर n आप कैलकुलेट कर लो, कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ये तो हमने प्रैक्टिकल करके देखा। बट जनरली हम क्या कहते हैं, इसका रीजन हम ये नहीं देंगे। देखो इसका रीजन कैसे देंगे, अगर किसी नंबर में, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनो, कुछ नोट करना है तो आप अपनी कॉपी में या बुक में नोट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 10 आ रहा है ना आपके पास, 10 यानी 10 का मतलब 2 और 5 दोनों, क्योंकि 10 का मतलब होता है 2 into 5।
तो उसके प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उसकी कोई भी एक्सपोनेंट को लेकर हम एक्सपेंड करेंगे तो वो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 20, तो 20 की आप कोई भी पावर लो वो हमेशा 0 से एंड होगा, क्योंकि 20 की पावर 1 क्या होगा? 20। फिर मैंने कहा 20 की पावर 2, ये कितना होगा? 400। चलो, फिर मैंने कहा 20 की पावर 3, तो ये कितना होगा? 8000। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 20 में 0 है, लेकिन ये 0 का मतलब क्या है? 20 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब ये जो 0 था ना, ये इस 2 और 5 की वजह से था। आप देखो स्क्रीन पे, देखो, फोकस एट द स्क्रीन। ये 20 में जो 0 था, ये 20 का 0, ये 2 इंटू 5 की वजह से था। इसका मतलब 2 और 5 तो फैक्टर होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आएंगे, तब उसकी एक्सपोनेंट में एक्सपेंड करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब 4 के जो प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो बच्चों उसमें देखो आप, यू कैन सी ऑन द न्यू स्क्रीन, यहां पर आप देख सकते हो कि 4 के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 इंटू 2 होते हैं, यानी 2 स्क्वायर। 5 इसमें कहीं नहीं है, 5 की कोई जगह नहीं है। इसका मतलब 10 नहीं बन रहा, 10 नहीं बन रहा तो इसकी किसी भी एक्सपोनेंट में 0 नहीं आएगा। ठीक है ना? आई थिंक ये कंसेप्ट समझ गए होंगे आप। अब एनसीईआरटी पे चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलने वाला ना अपना। देखो इसमें क्या रीजन दिया है। इफ द नंबर 4 पावर n फॉर एनी n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5. That is, the prime factorization of 4 power n would contain the prime 5. ठीक है? और फिर लिखा है this is not possible because, देखो, because 4 पावर n इक्वल्स 2 पावर 2n। ये क्यों लिखा? क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर 2 की पावर 2n हो गया। देखो फिर से हम स्क्रीन पे आते हैं। 4 की पावर n, यहां पे हमने लिखा 4 को लिखा 2 स्क्वायर और n का हमने n लगा दिया। ये तो ये वाला n तो यहां पे रहेगा अपनी जगह। और फाइनली आपको पता है एक्सपोनेंट रूल से, क्लास 9th में आपने अच्छे से स्टडी करी है कि पावर पे अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई जाती है। तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, इसका मतलब 4 पावर n का मतलब होता है 2 पावर 2n। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी क्या करी है कि 4 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2n, सो द ओनली प्राइम in the factorization of 4 power n is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 power n. इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है। So there is no natural number n for which 4 power n ends with digit 0. So I think ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना? अच्छा, तो बच्चों आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि अगर प्राइम फैक्टर्स के अंदर 5 कहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब वो 10 उससे डिवाइड हो रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 और 5 दोनों आने चाहिए, क्योंकि 10 0 तभी आएगा जब कहीं ना कहीं 10 होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है एचसीएफ एंड एलसीएम। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फाइंड द एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन अर्लियर क्लासेस विदाउट रियलाइजिंग इट। मतलब कि एक रिलेशन यहाँ पे है एलसीएम और एचसीएफ में, वो आगे देखेंगे। हमने एलसीएम भी फाइंड किया, एचसीएफ भी फाइंड किया, क्लास 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही है, लेकिन हमने रियलाइज नहीं किया, क्योंकि अब हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो प्रॉपर जो तरीका है, वो जो उसके पीछे कंसेप्ट है, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही है। ठीक है? ओके, उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। तो बहुत सी चीजें जो हमारी पढ़ी हुई हैं, हम उनकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, यानी कि उनको यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि 7 और 8 में ऐसा कभी नहीं सुना कि क्या 4 की पावर n 0 से एंड हो सकती है। तो अगर सुना होता तो आप कहते हैं कि सर ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हुआ। ओके, देखो 6th एग्जांपल क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, 20 को लिखा 2 टू 5। अब अगर एलसीएम फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हम हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? और एचसीएफ फाइंड करना है तो लोवेस्ट पावर को सेलेक्ट करेंगे। देखो इसमें लिखा भी है एचसीएफ में प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, और एलसीएम में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है, ये मैं एक्सरसाइज में आपको बता दूंगा, क्योंकि ये आता है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको आता है, बहुत सी बेसिक सी बात है। अच्छा, एक और रिलेशन होता है। मान लो दो नंबर्स हैं ए और बी, तो रिलेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं, हम चलते हैं स्क्रीन पर। देखो रिलेशन ये कहता है कि कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? इनका दोनों का एलसीएम निकालो और इन दोनों का ही एचसीएफ निकालो। ठीक है ना? ये होता है। तो कोई भी दो नंबर्स के लिए उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं,
है ना, कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है जो हम इस रिलेशन को यूज करके इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। एग्जाम्पल 7, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। देखो फाइंड द एचसीएफ, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 गिव्स, देखो 96 को हमने क्या लिखा 2 पावर 5 इंटू 3। अब कैसे लिखा ये मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं। तो 95, ओके फिर से देखते हैं, सॉरी 96। देखो 96 के फैक्टर्स करने हैं, हमें पता है कि ये 16 6 96 होता है। अब आप कहोगे सर आपने 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उस थ्योरम में लिखा था अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अपीयर, तो आप कैसे भी कर सकते हो जैसे आपको पता चला। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ढंग से सुनो, आप चीजों को रटो मत, है ना। आपने जैसे ये किया कि 2 इंटू, फिर सोचने बैठ के कितनी बार डिवाइड होगा, तो ये होगा 48। अब आप 48 को भी तो ब्रेक करोगे ना, क्योंकि कॉम्पोजिट है। तो जैसे आपके दिमाग में आया कि ये 16 6 होता है, तो यहीं से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब 16 का मतलब क्या होता है 2 पावर 4, और 6 का मतलब क्या है 2 इंटू 3, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 2 पावर 5 इंटू 3, ये हो गया। तो अगर आपकी टेबल्स पे आपकी कमांड है ना, तो आप फटाफट कर सकते हो, बिल्कुल वो रटा हुआ मेथड में यूज नहीं करना, करेक्ट। तो ये 2 पावर 5 इंटू 3 आ गया। एनसीईआरटी पे चलो, ये देखो 2 पावर 5 इंटू 3, इसी तरह से 404 का कर लो, है ना, ये फैक्टर्स हो गए। अब फाइंड द एचसीएफ, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो जो कॉमन फैक्टर उनकी लोवेस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर क्या है 2 पावर 5 और 2 पावर 2, तो इनमें जो कॉमन है लोवेस्ट फैक्टर जो है वो ले लो, 2 पावर 2 4, मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा 4 होगा, है ना। अब यहां पर हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो वो रिलेशन जो भी मैंने लिखा था वो काम में लेंगे। कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ये देखो ये वाला रिलेशन, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिलेशन अभी हमने लिखा, क्योंकि ए और बी हमें पता है, एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया, तो जनरल सी बात है कि इक्वेशन बन गई, हम एलसीएम की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहां पर हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, क्योंकि ये इसमें गिवन है कि एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स इज 4। अच्छा एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है उसमें एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। अब ये डिवाइड क्यों हुआ, तो देखो ये रहा कंसेप्ट सामने, अभी मैंने लिखा कि 96 इंटू 404 इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का एलसीएम, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब अगर एलसीएम फाइंड करना है तो क्या होगा, एचसीएफ इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना, एक इक्वेशन की तरह हम इसको सोल्व कर रहे हैं। जैसे हम ये करते हैं कि 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 57 हुआ, तो y क्या हुआ 57/2, वॉट एवर कुछ भी हो डिवाइड करके हम आंसर बता देते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है और आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो इसके बाद हम चलते हैं, फाइंड द एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो है, अच्छा हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, 8। ओके, तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन जो 7 है, 7 हो गए। 8th वाला एग्जांपल मैं आपको सोल्व करा देता हूँ, 6, 72 एंड 120। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। 6, 72, देखो 6 है, 72 है और 120, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, उसके पहले हमें प्राइम फैक्टर्स, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 6 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3, आगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 72 का मतलब होता है 2 इंटू 36, 36 को हम लिखेंगे 6 इंटू 6। अब देखो 6 और 6 है ना, तो इन सबको हमने ब्रेक कर दिया, एक 6 का तो ये हो गया और दूसरे 6 का ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करके चेक करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा ये हो गया 12, 12 2 जा 24, ठीक है। फाइनली इसको हमने क्या लिखा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब 120 को हम क्या लिखेंगे, 120 हो गया 2 इंटू ये होता है 15 8 जा, ओके देखो 15 8 जा। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इस मेथड से आप करोगे ना, अगर टेबल से आप सोचोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। 2 से स्टार्ट करने के बजाय अगर कोई बड़ा नंबर है तो डायरेक्ट टेबल में से कुछ भी उठा लो, टेबल में से कुछ भी उठा लो। 15 के लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, और 8 के लिए क्या लिखेंगे 2 क्यूब। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, इसके फैक्टर्स ये बन गए 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, देखो कितना हो गया 8 हो गया, 8 और 3 ये हो गया 24, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या हुआ, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के अंदर हमें लार्जेस्ट पावर लेनी होगी, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो आ रहे हैं उनकी लार्जेस्ट पावर। देखो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, अब मैं आपके लिए थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ के 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर यहाँ पे भी 3 है। तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 3 ले लेंगे,
हाईएस्ट पावर लेनी है, ध्यान रखना। फिर 3 देखो कहाँ है, ये 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 की 3 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे 3 की पावर 2। और 5 कहाँ है, इसमें तो 5 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इसमें तो है 5। तो अब क्या करेंगे, देखो 5 नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर 0 है यहाँ पर, ठीक है, रटना कुछ नहीं आपको, हम ये मान सकते हैं ना 5 की पावर 0 है। मैं ये सब समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं लिखना 5 की पावर 0 कहीं नहीं लिखना। लेकिन देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 आ गई, तो 5 की हाईएस्ट पावर ले लेंगे 1, हो गया। ये एलसीएम का जो है हमने काम खत्म किया। मल्टीप्लाई कर लो इसको, देखो 2 क्यूब का मतलब 8 होगा, 3 स्क्वायर का मतलब 9 होगा, और ये 5 रहा। अल्टीमेटली ये हमारे पास आ जाता है 72 इंटू 5, और ये कितना होता है 360। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 360। चले एनसीईआरटी के पास, देखो एलसीएम इसने यहाँ पे निकाला होगा, देखो ये रहा एलसीएम 360, ये वाली लाइन देखो एलसीएम 360 आ गया। इस तरह से आप एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल जाएगा। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। क्योंकि यहाँ पे ये देखो तीनों का प्रोडक्ट है ना, ये इनके एलसीएम और एचसीएफ इक्वल नहीं है, तो ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, 2 नंबर्स पे एप्लीकेबल होगा। यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ पे पूरा होता है। और बच्चों में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर 5 पार्ट हैं, मैं 3 सोल्व कर दे रहा हूँ, ओके, कोई भी, बाकी आप कीजिए, डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे। तो फर्स्ट हम 140 करते हैं, 140। अच्छा, यहाँ पर ये 140, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 140, देखो 140 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2, और ये जरूरी नहीं कि आप ये सारे स्टेप्स यहाँ पे शो करो, आप सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिख दो और फिर उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो सिंपली, है ना, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 इंटू 70 लिखेंगे, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वेल एंड गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 72 जा 140, फिर 70 को हमने लिखा 2 इंटू 35, ओके, और फिर 2 इंटू 35 क्या होता है 5 7 जा 35, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो फाइनली इसका आंसर होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। तो चलो ये हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूं। सेकेंड पार्ट देखो इसका क्या है, ये कह रहा 156, ओके 156। आप देख सकते हो ये इवन नंबर है, तो इसको स्टार्ट कर दो 2 से, अदरवाइज आप किसी भी नंबर से कर सकते हो अगर टेबल याद है, नो डाउट। तो 156 का कितना होगा, 150 का होता है 75, और ये हो जाएगा 78, ओके। इसके बाद में 78 का क्या होगा 2 इंटू 39, है ना, 2 इंटू 39, और उसके बाद में 39 का क्या होता है 3 इंटू 13। आप देख सकते हो फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 और 13 जो है प्राइम नंबर्स आ गए। तो क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में और सोल्व कर रहा हूं, ये है 3825, यानी कि 3825। अब देखो इसको कैसे करें, ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में जो डिजिट आ रही है 5 है, तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हो या 3 से कर सकते हो। डिजिट सम की प्रॉपर्टी पता है क्लास 7 में, या आई थिंक 7 और 8 में आपने पढ़ा है डिविजिबिलिटी, तो इनका डिजिट सम फाइंड कर लो, है ना। डिजिट सम देखो 3 और 8 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18, तो ये 3 से भी और 9 से भी है, तो आप किसी से भी ट्राई कर सकते हो। चलो हम 9 से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो 9 से किया तो ये कितना हो गया 9 4 जा 36, फिर ये होगा 22, तो ये हो गया 9 2 जा 18, 4 5 9 5 जा 45। इसको चेक कर लेते हैं एक बार हम, ओके करेक्ट है। अब इसके बाद में फिर से फैक्टराइज करो, तो इसमें डिजिट सम देखो 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, कोई बात नहीं, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली। 5 से डिवाइड किया हमने, ये हो गया 5 8 जा 40 और 2 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में 9 इंटू 5 इंटू 75 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 17, 17 5 85। तो देखा बच्चों, आपको ये फील हो जाएगा कि बिना टेबल के तो काम नहीं चलने वाला, वरना रफ में करते रहो टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। रफ में निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो टेबल से याद है तो फटाफट आंसर लिखते रहो। अब देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर,
5 इंटू 5 हमारे सामने आप देख सकते हो 5 स्क्वायर और इंटू 17। तो देखो बच्चों, अगर वीडियो के दौरान मतलब वीडियो देखते हुए आपको दिक्कत आती है तो वीडियो दोबारा देख लो, नो प्रॉब्लम, है ना। वीडियो का आप थोड़ा सा बैकवर्ड करके और वापस देख लो, कहीं कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 हमारा ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, कितना इजीली, ना हमने कहीं डिवाइड किया ना कोई रफ वर्क किया। ठीक है, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट टेबल से याद रखोगे बहुत आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चलो मैं एक और कर देता हूं, फोर्थ, ठीक है, 5005, फोर्थ पार्ट हमारा है 5005। अब ये देख के तो मतलब आपको लग गया होगा कि फटाफट होने वाला है। 5 से डिवाइड कर दो इसको इजीली, 1001, ठीक है। और अच्छा, ये क्या 1001 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? अच्छा ठीक है बच्चों, ये 11 से हो रहा है, क्योंकि 11 का मैं पता है, देखो रफली बता रहा हूं मैं, अगर कोई नंबर लिखा है आपके सामने, कोई भी नंबर है, आपको पता करना है 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो बस एक तुक्का लगाना है, ट्राई करके देख लो, ट्राई करने में क्या आ जा रहा है कि ये तो है हमारे ओड नंबर के डिजिट्स, तो इनका एड, इनका टोटल क्या हमने 1 हो गया, और ये हमारी इवन पोजीशन पे है, इवन पोजीशन, ठीक है ना, मतलब सेकंड और फोर्थ, तो इनका टोटल भी 1 हो गया और दोनों का डिफरेंस निकाला 0। 0 11 से डिवाइड होता है, नो प्रॉब्लम, 0 को तो किसी से भी करो, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। कैसे होगा, अब ये देखो, करके देख लो, 11 से डिवाइड कर लो, 11 9 जा 99, 1 और 1, और ये आ गया हमारा 11 1 जा 11, तो 91 टाइम्स हो गया, मतलब यहां पर हम लिखेंगे 91। और फाइनली 91 को कैसे ब्रेक करेंगे, 13 7 जा होता है, ठीक है। ये था हमारा रफ वर्क, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 13। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हमने 11 लिखना हम भूल गए, ओके 11 लिखना भूल गए। तो 5 इंटू, अब 5 इंटू और 11, तो हम क्या कहेंगे, 11 से हमने डिवाइड किया था ना, तो 11 इंटू 91 आ गया, इसके बाद में 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। तो प्राइम वेक्टर्स हो गए, लेकिन इनको ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर मतलब स्मॉलर से बिगर, एक लिखने का तरीका होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं ये यूनिक होते हैं, हम इनको आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए यहां तक भी ठीक है, बट बेटर होगा कि हम इसको 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 करके लिख दें। सो 5 7 11 13 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ओके। 4 पार्ट हो गए इसके फर्स्ट क्वेश्चन के, आई थिंक फिफ्थ वाला आप कर लोगे, सेम पैटर्न से करो, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। वही प्रॉपर्टी है एलसीएम और एचसीएफ की, पहले हमें उनको फाइंड करना है, फिर प्रूव करना है कि उनका प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 26 एंड 91, 26 एंड 91, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 26 एंड 91, ओके। देखो 26 को हम कैसे लिखेंगे, 26 होता है 2 इंटू 13, ठीक है, और 91 जो होता है वो होता है 3 इंटू, सॉरी 3 नहीं होगा यहाँ पर, 7 इंटू 13, 13 7 जा 91 होता है। अब हम क्या कहेंगे, एलसीएम, देखो एलसीएम, पहले आप एचसीएफ लिखो एलसीएम लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम आपको पता है हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना, तो हाईएस्ट पावर देखो 13 की हाईएस्ट पावर तो कितनी होगी, 13 खुद ही है, और बाकी 2 और 7 दोनों को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक में 2 है तो दूसरे में 2 की पावर 0 है, यानी कि यहां पर क्या है 2 की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है तो 2 की पावर 0, और यहां पर क्या है 7 की पावर 0 है। तो अगर हम मैच करें कि जो 2 प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 की पावर 1 है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो आपको उसको लेना ही है ना। जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है, अगर वो दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा तो आप उसको सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हाईएस्ट पावर है। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 एलसीएम हो गया, और ये हो जाएगा 13 इंटू 7 2 जा 14, और फाइनली कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 जा 42, 4 हो गया, और 182, तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 182। और स्टूडेंट्स एलसीएम के लिए, सॉरी एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ये तो एलसीएम हो गया, तो एचसीएफ मैं यहां लिख देता हूं। एचसीएफ क्या होता है आपको पता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही होता है, सिंपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 13 है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला लेना है, ऐसा नहीं जो कॉमन नहीं वो भी ले लिया, और एलसीएम में आपको कॉमन वाला तो लेना ही है ना, जो कॉमन में लोवेस्ट पावर है वो लेना है, और जो कॉमन नहीं है वो सारे ले लेने हैं अपने को। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है।
तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, 2 मैं कर देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ आपके लिए सेकेंड पार्ट। 510 एंड 92, सो इसमें है 510 एंड 92। ओके, देखो 510 मतलब कि आपको प्राइम फैक्टर तो लिखने ही होंगे, बिना प्राइम फैक्टर के आप नहीं कर सकते। अब वो जो मेथड था 7th क्लास 7th और 8th में जो आपने करा था वो हम नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। 510 तो आप देख सकते हो 2 से या 5 से हम ले सकते हैं इसको। तो अगर हम 5 से स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 102, ठीक है। और 102 को हम अगर ये कहें 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 34। उसके बाद में 34 को ब्रेक कर तो ये होता है 217 जा, मीन्स 17 2 जा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया प्राइम फैक्टर्स इसके, इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये भी सही है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें करने हैं फैक्टर्स पता करने हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। ओके, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको एज इट इज लिखना जरूरी नहीं है, ये काम आपका रफ का हो सकता है। तो ये सब कुछ रफ में कर लो आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सुन रहे होंगे, जो भी मैं कह रहा हूं बहुत काम की बात है। ये सब कुछ रफ में कर लो, उसके बाद में यहाँ पे लिख दो, इतना कुछ नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 3 5 और 17 आ गए, तो इसको बस आप यहाँ पे लिख दो 2 3 5 और 17 आ गए ना, यहाँ लिख दो 2 3 5 17, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, है ना, किसके 510। और यहां पर जो है 92 के लिख दो। तो रफली हम देख लेते हैं 92 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 46, ठीक है, और 46 क्या होता है 2 इंटू 23। तो 2, अच्छा 2 इंटू 2 है ना, तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख देंगे, 2 स्क्वायर इंटू 23, ये था हमारा मल्टीप्लाई। चलो ये भी हमारा आ गया इसमें। अब देखो फाइंड, अच्छा एक चीज तो हम भूल ही गए, देखो फर्स्ट पार्ट, चलो मैं सेकंड पार्ट में सोल्व कर देता हूं। वो जो रिलेशन था वो प्रूव करना है, वो आप सेम कर लीजिएगा ना, क्योंकि सेम मेथड है। और यहां पर एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे पहले एलसीएम देखो। एलसीएम में क्या करना है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 2 स्क्वायर। अच्छा 3 तो एक में 3 है, दूसरे में 3 नहीं है, तो मतलब 3 को तो लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 17 को भी लेना है, और 23 को भी लेना है। ओके, इन सभी को ले लेना है, और अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, देखो ये हो गया, ये 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये हो गया 60 इंटू 17 इंटू 23, और ये होता है 17 6 जा 102, 1020 इंटू 23। और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, ये आता है 23460। मैं एक्चुअली कर चुका हूं रफ में मल्टीप्लाई, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबा होगा अगर सारा रफ वर्क मैं यहां पर शो करने लगूं तो। ओके, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ में आप क्या करते हैं, हम बताओ। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर्स उनकी जो है स्मॉलेस्ट पावर हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 की पावर 1 है, और दूसरे में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 सेलेक्ट कर लिया। दूसरा कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि 3 5 और 17 दूसरे वाले में नहीं है, और 23 फर्स्ट वाले में नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 2 हो गया। अब रिलेशन हमें बताना है, ठीक है, कैसे बताएंगे, तो अब हम यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, दो कौन से नंबर हैं, 510 इंटू 90, तो इनका जो प्रोडक्ट आता है वो होगा, तो इसका प्रोडक्ट चलो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं 510, तो मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, करेक्ट। तो देखो ये तो हो गया 2 × 2, और ये होता है 10 और 9 19 1, और यहाँ पे 0 लग गया 46920, तो ये होगा 46920। और बाद में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो क्या आया था हमारा एलसीएम जो आया था वो था 23460 इंटू 2, और इसकी जो वैल्यू होती है देखो 2, ये हो गया 92 और ये हो गया 46। तो हम कह सकते हैं
hence product of two numbers is equal to LCM इंटू HCF। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स मैं ये करना भूल गया था, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने सिर्फ LCM HCF निकाला था ये, तो आपको इसका ये भी पार्ट कर लेना है। बस इस तरह से प्रूव कर देना है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमेशा होता है, कोई भी दो नंबर्स हम लें और उनका LCM और उनका HCF फाइंड करें तो उन दोनों का प्रोडक्ट इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, ये तो वही बात आ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट सोल्व कर देता हूं, सेकंड पार्ट आपको करना है। डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। करेक्ट, तो LCM और HCF ही फाइंड करना है और वो रिलेशन हमें प्रूव करना नहीं, नो प्रॉब्लम। तो 12, 15 और 21, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 और 21। ओके, तो स्टूडेंट देखो क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लिखने में आपको बस मेथड याद रखना है, ठीक है ना। जितने भी नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स लिख दो और फिर जो हाईएस्ट पावर्स होती हैं वो सेलेक्ट करनी है अगर LCM निकालना है तो, और लोवेस्ट जो पावर है प्राइम फैक्टर्स की, जो कॉमन वाले फैक्टर्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर लेनी है, वो HCF में आएगा। देखो 12 को हम लिखेंगे, आपको पता है 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, नो डाउट, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। 15 को हम क्या लिखेंगे, देखो 3 के नीचे आप 3 लिख दो, है ना, और 5 को आगे लिख दो। इस तरह से क्या होगा, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा होता 3 इंटू 5, तो कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो जो सेम फैक्टर्स हैं उनके नीचे सेम लिख दो आप, नो प्रॉब्लम, 5 को आगे लिख दो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये सेलेक्ट करते वक्त हम कॉलम वाइज इजीली सेलेक्ट कर लेंगे इनको। अच्छा, उसके बाद है 21, तो 21 क्या होता है, 3 7 जा, तो 3 और 7, तो 7 को आगे लिख दो आप, क्योंकि है ही नहीं। अगर कहीं और किसी प्राइम फैक्टर में होता तो हम उसके नीचे लिख लेते ताकि वो पेयर बन जाए। अच्छा, अब देखो क्या लिखेंगे, LCM। देखो LCM में क्या करते हैं हम, पहले तो कॉमन फैक्टर्स को लिख लो आप। कॉमन फैक्टर्स क्या है, ये 3 आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, 3 हमने लिख लिया। उसके बाद में 2, देखो 2 स्क्वायर है तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना होता है, हमें ध्यान से सुनो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना होता है कॉमन फैक्टर्स का, तो 2 तो कहीं है ही नहीं, इसलिए 2 का जो भी है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में 5 का भी कहीं नहीं है, सिर्फ 5 एक ही जगह आ रहा है, बेचारा अकेला आ रहा है तो 5 को ले लो। 7 भी अकेला ही आ रहा है, 7 को भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर HCF होता तो हम 5 और 7 को कभी नहीं लेते, ना ही 2 को लेते, क्योंकि HCF का मतलब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन आना चाहिए। चलो इनको मल्टीप्लाई कर लो सबको, देखो ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 2 जा कितना हो गया 4, डायरेक्ट करते हैं, देखो 3 और ये हो गया 4, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, है ना, और 60 को 7 से किया तो क्या आता है 420, 420 आ गया ना, 420 बहुत अच्छा नंबर है, 420। अच्छा, HCF क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो कॉमन फैक्टर है वही होगा, HCF में तो कोई झंझट ही नहीं है। देखो HCF बहुत इजी होता है, 3 सब जगह मिल रहा है, यानी ऐसा नंबर देख लो जो सारे प्राइम फैक्टर्स में कॉमन हो, वो वाला नंबर देखो, तो 3 आ रहा है यहां पर, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है, LCM 420 और HCF 3। अच्छा, देखते हैं अब NCERT पे चलते हैं। नेक्स्ट 2 और पार्ट है, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको सेकेंड पार्ट करवा दूं। अच्छा, थर्ड पार्ट भी ठीक है, चलो थर्ड पार्ट करते हैं, 8 9 एंड 25। ओके, थर्ड पार्ट, यहां पे थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम, 8 9 25। एक बार चेक करते हैं हम, 8 9 25। ओके, तो काफी इजी रहेगा। देखो 8 को क्या लिखेंगे, 2 पावर 3, 9 को क्या लिखेंगे, 3 पावर 2, है ना, 3 पावर 2, और 25 तो काफी इजी हो गया ना ये, तो 25 हो गया 5 स्क्वायर। अब देखो यहां पर LCM क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लकीली मैंने अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। LCM देखो, LCM देखो, यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि LCM का मतलब अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उस कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी होगी। अब यहां पर कॉमन फैक्टर जैसे 2 क्यूब है तो 2 कहीं नहीं है, एक ही जगह, 3 भी हमें एक ही जगह मिल रहा है, 5 भी एक ही जगह मिल रहा है, तो इन सबको सेलेक्ट कर लो,
ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लो। तो एलसीएम क्या होगा इस स्थिति में, अगर ये पोजीशन, ये सिचुएशन आपके सामने आती है तो इन सभी को सेलेक्ट कर लो। क्यों कर लो, मैं आपको बता चुका हूं। इस 2 पावर क्यूब में अगर मैं मानूं कि यहाँ पे 1 into 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 1 को मैं ऐसा लिख दूं 3 पावर 0 into 5 पावर 0 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर इन सब के साथ बाकी के फैक्टर्स की जो मैं पावर है वो 0 लगा के लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप एलसीएम निकालना चाहोगे तो वही आएगा। 2 की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करो 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करो 2 है, 5 की 2 है। तो ये कुछ लिखना नहीं होता, ये सब समझने की बातें हैं। अगर ये क्लियर हो गया ना कंसेप्ट तो फिर आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। सोल्व कर लो, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ठीक है, ये 25 होगा। तो बात तो वही होगी ना, सारे कुछ घूम फिर के वहीं आ गए। तो 25 8 से कितना होता है 200 इंटू 9, और ये हो गया आपका 1800। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 1800। और एचसीएफ क्या आएगा, तो सेपरेशन यहाँ पे थोड़ा फिर से हम कर लेते हैं। ये सेपरेशन हो गया, ये हो गया। अच्छा एचसीएफ, तो अब देखो एचसीएफ में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कहीं नहीं है। देखो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है रेड कलर का, इसमें कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं, लेकिन 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही ना। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं तो आप 0 लिख दो। कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ भी अरे कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा चलो 0 हो जाए। 0 नहीं होता, देखो 1 होता है, क्योंकि 1 हमेशा मल्टीप्लाई में आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो प्रोडक्ट, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल है। तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो ये इंटू 1 आप एक तरह से मान सकते हो कि इनविजिबल फैक्टर है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा 1। इसके लिए कोई रीजन नहीं लिखना, कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी, सीधा आंसर लिखो एचसीएफ 1। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर होता है थर्ड पार्ट का। एलसीएम होगा 1800 और एचसीएफ होगा 1। ओके, सो आई थिंक ये यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं क्या करें। फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन को कॉपी कर लिया जाए, ठीक है। ये लो हमारी स्क्रीन पे फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 306 एंड बी इज इक्वल टू 657। अब हम ये जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी के, ठीक है, वो रिलेशन जो मैंने आपको बताया था। और यहां पर हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो सिंपल ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह हो गया ना, क्योंकि इसमें 3 क्वांटिटीज पता और एक नहीं पता है। जैसे एक्स और वाई के हम सोल्व करते हैं, तो ए और बी की वैल्यू, ए क्या है 306 और बी क्या है 657, और एचसीएफ क्या है इनका, एचसीएफ गिवन है 9 है। अच्छा 9 से डिवाइड कर लो, कैसे करोगे, जिनका डिजिट सम 9 होता है वो 9 से डिवाइड होता है। तो इसको तो 9 से डिवाइड हो रहा है, और ये 11 और, तो दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को किसी को भी कर दो। तो ये 9 से डिवाइड होता है, तो देखो यहाँ पे हम करेंगे 9 3 जा 27, ठीक है, और ये 9 4 जा 36, चेक कर लेते हैं। ओके सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है, ये मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूं 22338, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा एलसीएम होगा, और एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। देखो ये एक बात हो रही है, मतलब किसी बुक में हो सकता है लिखी हो नहीं लिखी हो, कोई भी गिवन नंबर्स होते हैं 2 3 या 4 कितने भी, उनमें एलसीएम एचसीएफ से बिगर होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आंसर उल्टा पुल्टा हो तो आप चेक कर सकते हो कि एलसीएम छोटा आ रहा है और एचसीएफ बड़ा आ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि आप कहीं की आपकी गलती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है आपसे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो ये जो है ये आपको उसी तरह से करना है जिससे, जैसा कि एग्जांपल हमने सोल्व किया था, चेक इफ 4 पावर n एंड्स विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो वही लैंग्वेज आपको लिखनी है, उसी तरह से आपको सोल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि देखो 6 पावर n क्या 0 से एंड होती है किसी भी n की वैल्यू के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहां पर ये हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब देखो 6 पावर n का मतलब क्या है, 6 की कोई पावर होगी। अब n कैसा होगा, n की नेचर क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। मतलब अगर n इक्वल टू 1 है तो 6 पावर 1 क्या होगा 6। अगर n इक्वल टू 2 है तो ये कितना होगा 36। अगर n इक्वल टू 3 है,
ओके, अगर n इक्वल टू 3 है तो ये कितना होगा 216। आप देख सकते हो कि यूनिट डिजिट हमेशा 6 आ रही है, 6 6 6। अब ये तो हुआ थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात हुई कि 6 की कोई भी एक्सपोनेंट हो वो हमेशा 6 पे ही एंड होगी, 0 पे नहीं होगी। दूसरी बात, क्या 6 के प्राइम फैक्टर में 5 है? देखो 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 3, तो अगर 6 की पावर n होगी तो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 पावर n × 3 पावर n। सिंपल है। तो इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 नहीं है तो मतलब इसका कोई भी एक्सपोनेंट अगर आप एक्सपेंड करोगे तो वो 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि एक 5 और होना चाहिए जिससे कि 5 टू 10 बन जाए। तो वही लैंग्वेज आपको लिखनी है जो एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दिखा दूं। आई थिंक एनसीईआरटी आपके स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देख पा रहे हो। ये देखो, हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ पर। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ये मैंने हाईलाइट किया इसको, आप देख सकते हो ब्लू कलर में। बस यही ऐसी ही कुछ लैंग्वेज आपको लिखनी होगी, ठीक है। इसका कंसेप्ट आप समझ गए हो तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। तो 6 क्वेश्चन को हम लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो 6 क्वेश्चन आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ऐसे कुछ नंबर्स हैं आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर? देखो, जो नंबर प्राइम होता है वो कॉम्पोजिट नहीं होता। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। जो कॉम्पोजिट होता है वो प्राइम नहीं होता और जो प्राइम होता है वो कॉम्पोजिट नहीं होता। मतलब कि कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं और प्राइम के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। दो कौन से? एक 1 होता है और एक वो खुद ही होता है, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, इसको हमने क्या लिखा? हमने 13 कॉमन लिया, क्योंकि ये तो सारे फैक्टर्स है ना यहां तक के। तो ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये तीनों नंबर्स फैक्टर में हैं, ठीक है। ये तीनों 7 11 और 13, तो 13 तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो अब हम यहां से कॉमन ले लेंगे, एक 13 को कॉमन लेंगे तो देखो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे होगा 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस 1 रह जाएगा। 13 कॉमन ले लिया, फिर सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 77 और प्लस 1, ठीक है। 11 7 जा 77 प्लस 1, और ये हो गया 37 इंटू 78। फाइनली इसको एक्सपेंड कर दो, 78 को हम क्या लिखेंगे? 13 6 जा, ठीक है, 13 6 जा, तो 6 को हम ऐसे लिख देंगे और ये लो 13। तो अब देखो यहां पर आप देख सकते हो कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि जो गिवन नंबर था, देखो कौन सा गिवन नंबर था, ये रेड सर्किल में देखो, ये जो भी कुछ गिवन था इसके कितने फैक्टर आ गए? 4 फैक्टर आ गए। तो अगर ये प्राइम होता तो 2 ही फैक्टर होते, तो इन चारों से डिवाइड हो रहा है, तो 13 से भी, 2 से भी, 3 से भी। अच्छा ये, हाँ ये भी आ गया, देखो 13 भी 2 बार आ गया। तो यहां पर अल्टीमेटली 3 फैक्टर्स हो गए, है ना। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर हुए, ठीक है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो यहां पर हम रीजन क्या लिखेंगे? सिंस given number has more than 2 factors, hence it is a composite number। composite number। और प्राइम और कंपोजिट के बारे में बेसिकली आपने क्लास 6 7 मतलब पहले की जितनी भी क्लासेस सब में आपने पढ़ा है क्या होता है। फिर से बता रहा हूं, सुन लो या कहीं लिख लो। कोई नंबर प्राइम है तो कंपोजिट नहीं होगा, और कंपोजिट है तो प्राइम नहीं होगा, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, जो 6th क्वेश्चन में दूसरा जो नंबर दिया ना उसको भी ऐसे ही सोल्व करना आपको। 6 7 6 5 4 3 2 1, तो 5 को कॉमन ले लो आप, 5 को कॉमन ले लो, जैसे इसमें 13 कॉमन लिया था, इसमें 5 को कॉमन ले लो, ये देखो ये इसमें, और जो बचा कुचा उसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करके और कह दो कि सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन है। अब ये देखना है कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है कि एचसीएफ का। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी। क्या करेंगे आप सोच के देखो, एलसीएम का होगा कि एचसीएफ का होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझना है कि इसमें हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है एक्चुअली।
तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसको। तो चलो हम हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। देखो यहां पर क्या है कि एक ग्राउंड ले लेते हैं हम, ग्राउंड, और ये सर्कुलर मान लेते हैं। हो सकता है रेक्टेंगल हो, स्टेडियम हो, कोई भी हो सकता है। एक तो है यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। ओके, सोनिया और रवि। तो मान लो कि सोनिया और रवि दोनों यहाँ पर है, ये सोनिया और ये रवि, और दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया कितना टाइम लेती है? सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। तो सोनिया ने यहाँ से एक राउंड लगाना स्टार्ट किया, इस तरह से उसको एक कंप्लीट राउंड लगाना है ना, इसके चारों तरफ राउंड लगाना है। ये एक राउंड लेती है 18 मिनट में, तो सोनिया का हम लिख लेते हैं 18 मिनट्स, और रवि कितना लेता है? 12 मिनट्स। अब कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगे, और हमें पता है कि रवि जो वो 12 मिनट ले रहा है, मतलब रवि राउंड जल्दी कंप्लीट करेगा। बट ये इस पॉइंट पे फिर कब मिलेंगे? मिलेंगे बीच में कहीं भी मिल सकते हैं, हो सकता है बीच में यहाँ पे मिल रहे हो, है ना, कहीं हो सकता है यहाँ पे क्रॉस तो करेंगे एक दूसरे को ऑब्वियसली, बट ये इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, यानी यहाँ पर एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे? सेम पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था। इसका मतलब हो सकता है रवि ने कुछ राउंड कंप्लीट कर लिए हो यहां तक, जहां से स्टार्ट किया था इस पॉइंट तक, और सोनिया ने भी कंप्लीट कर लिया हो। तो कुछ राउंड कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे, है ना। और कुछ राउंड कंप्लीट करना मतलब मल्टीपल, मल्टीपल हो गया ना, हो सकता है 3 राउंड हो, 4 हो, 5 हो, 20 हो, कितने भी हो। तो मतलब हमने मल्टीपल्स पता करने हैं, और मल्टीपल्स जब पता करते हैं तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसको। तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7th क्वेश्चन। तो इसका हम यहां लिखेंगे कि रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितनी वैल्यूज थी? 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। जो वैल्यू वो लिखते हैं 18 एंड 12 मिनट्स। ओके, ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो सिंपल, अब काफी सिंपल हो जाता है हमारे लिए। 18 और 12 के प्राइम फैक्टर्स पता कर दो, ठीक है। 18 होता है 2 9 जा, तो ये होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। और 12 क्या होता है? 12 होता है 4 3 जा, तो ये तो हो गया हमारा 4 और ये हो गया 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम का मतलब जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, कॉमन उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 में जो हाईएस्ट पावर है वो तो है 2 स्क्वायर, और 3 वाले में 3 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 2 जा हो गया 4 और 3 3 जा हो गया 9, और ये हो गया हमारा 36। तो हम लिख देंगे हैंस। अब क्वेश्चन में जो पूछा वो हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, हैंस they will meet again after 36 मिनट्स। तो ये इसका आंसर हो गया 36 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज फिनिश होती है, एक्सरसाइज 1.2। एंड आई होप कि आप वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सीखना अच्छी बात है, उसी तरह से सिखाना भी बहुत अच्छी बात है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। हैव अ गुड डे।